नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द करंट अफेयर शो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 सितंबर से 23 सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर की। इससे पहले कि अगर आपको अगस्त और सितंबर मंथ के करंट अफेयर देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहली कैटेगरी हमारी प्लेसेस इन न्यूज, यानी कि वो स्थान जो हाल फिलहाल में रहे चर्चा में। और पहला नंबर आता है इसमें आगरा का। आगरा के अंदर जो मुगल म्यूजियम था, जो पिछली अखिलेश सरकार ने स्थापित किया था, उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया गया है, जहां पर हमारी आगरा की भारतीय संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण कलाकृतियां, मूर्तियां वगैरह, पुराने हथियार वगैरह और भी बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी। और यह काम किया है किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ। आपको मैं बता दूं, वैसे तो आगरा का संबंध मुगलों से बहुत रहा है। यहां पर शाहजहां ने ताजमहल, प्यार की जो है इमारत बनाई, हालांकि वो मकबरा है। इसके अलावा यहां पर बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, ये सब चीजें हैं जो हैं मुगल काल की इमारतें हैं यहां पर। लेकिन अब इसका नाम उस आदमी पर रख दिया गया है जिसने मुगलों की सबसे ज्यादा ऐसी तैसी मारी, और उसका नाम है शिवाजी महाराज। इसका जो कुल एरिया है 5.9 एकड़ और इसके अंदर 42 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। अभी सीएम हमारे यूपी के कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और आनंदीबेन पटेल जो हैं इस समय हमारी गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। और गवर्नर और सीएम की अगर पूरी लिस्ट आप लोगों को देखनी है तो उसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा बिहार के दरभंगा। भाई, बिहार के अंदर इस समय चुनावी जंग छिड़ चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार के अंदर आ चुकी हैं। बिहार के अंदर इस समय बिगुल बज चुका है चुनाव का। नवंबर माह पर चुनाव है और सभी बड़े आकर्षक ऑफर लेकर आ रही हैं बिहार की जनता के लिए। तो इस समय बिहार की जनता की जो सभी उंगलियां हैं वो घी में हैं और सर कढ़ाई में। तो बिहार की जनता को एक तोहफा दिया वर्तमान बीजेपी सरकार ने कि यहां पर बनाया जाएगा एम्स, और दरभंगा के अंदर एम्स बनाया जाएगा। और ये हमारे भारत का 22वां एम्स होगा। पहला एम्स आप सभी जानते हैं नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया था, भारत का पहला एम्स। और 1264 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बनाया जाएगा। लगभग 48 महीने के अंदर ये एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट की बैठक में इस एम्स की घोषणा की है। तो मुबारक बिहार वालों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, 1960 के अंदर सिंधु नदी पर एक जल समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी वाटर ट्रीटी, इसी संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी का बंटवारा होता है। इस संधि के तहत सिंधु नदी और उसके अपवा तंत्र की जितनी भी नदियां, यहां पर देखिए 6 नदियां हैं सिंधु नदी के अपवा तंत्र की। सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। इन सभी नदियों के पानी का बंटवारा होता है। और इस वाटर ट्रीटी या समझौते के तहत 80% पानी जो है सिंधु नदी जल समझौते का वो पाकिस्तान को जाता है और 20% पानी वो भारत के अंदर रह जाता है। हालांकि सिंधु नदी के अपवा तंत्र का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान और चीन के अंदर भी मौजूद है, लेकिन अधिकतर हिस्सा आप देखेंगे पाकिस्तान और भारत के अंदर ही आता है। तो इसी समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के पानी का बंटवारा होता है सिंधु नदी। ठीक है। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, महत्वपूर्ण नियुक्तियां। और इसमें सबसे पहली नियुक्ति जो है, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं यार, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को कोई और काम नहीं होता, इसलिए उनको राज्यसभा का उपसभापति बना दिया गया है, सॉरी सभापति बना दिया। और उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह हैं और ये लगातार दूसरी बार जो है राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं। अभी जो कृषि विधेयक आया था उसमें जो चर्चा हुई थी, वहां पर जो सीट पर बैठे थे वो भी हरिवंश नारायण सिंह ही उस समय सीट पर बैठे हुए थे, जिस समय आपके विधायक संजय सिंह ने जो अभद्र व्यवहार किया था राज्यसभा के अंदर। इनका राजनीतिक दल है वो जनता दल यूनाइटेड पार्टी से ही आते हैं और इनका चुनाव क्षेत्र है बिहार। ये बिहार से रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो ये हंसता हुआ व्यक्ति, हंसता हुआ नूरानी चेहरा है राजेश खुल्लर जी का, और राजेश खुल्लर जी को बनाया गया है विश्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। राजेश खुल्लर जी जो हैं वो हरियाणा काडर के आईएएस ऑफिसर हैं, और इस समय ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो आकस्मिक मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, उनके ये प्रधान सचिव, मुख्य सचिव भी हैं, और HSIDC हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसके चेयरमैन भी हैं ये हरियाणा में, लेकिन अभी इनको पदोन्नति मिल गई है और ये विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक बन गए हैं, और ये 3 साल के लिए विश्व बैंक में इस पोस्ट पर रहेंगे। ये भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के मामलों को देखेंगे विश्व बैंक में बैठकर, और ऐसे कुल 25 जो हैं निर्देशक नियुक्त किए जाते हैं विश्व बैंक के अंदर। थोड़ा सा मैं आप लोगों को विश्व बैंक के बारे में बता देता हूं। देखो, वर्ल्ड बैंक दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरी IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इनको ट्विन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोनों ये 1944 में बनी थी। वर्ल्ड बैंक भी 1944 में बना था, 76 साल पहले आज से वर्ल्ड बैंक बना था। और ये जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित जो देश हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, उनको लोन देने का ये काम करता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या उनके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए। ठीक है, इसका जो मोटो है वो वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, यानी कि गरीबी उन्मुक्त विश्व, इसका नारा रहता है। और हेडक्वार्टर इनका है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 189 मेंबर कंट्रीज हैं इस समय वर्ल्ड बैंक के अंदर। और यहां पर अगर बात करें, डेविड मॉलपास ये प्रेसिडेंट हैं इस समय, अध्यक्ष हैं, ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा वर्ल्ड बैंक के। और यहां पर अंशुला कांत ये MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य आर्थिक जो अधिकारी हैं वो वर्ल्ड बैंक की, ये इंडिया से IIT रुड़की से पढ़ी हुई हैं, अंशुला कांत जी, और ये भी वर्ल्ड बैंक के 2nd पोस्ट पर आती हैं। तो एक बड़ी गर्व की बात है भारतीयों के लिए, आप लोगों के लिए, कि एक भारतीय MD और CFO है वर्ल्ड बैंक के लिए। वैसे आज के दिन में भारतीय बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हैं। अगला जो है अपॉइंटमेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में कंट्री डायरेक्टर, देखिए एशियन डेवलपमेंट की बैंक की बात करूं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो कुल 68 देश सदस्य हैं, उनमें हर देश का एक कंट्री डायरेक्टर होता है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक नियुक्त करता है उस देश के एशियन डेवलपमेंट के बीच में जो संबंध हैं उनको बनाए रखने के लिए। और यहां पर इस बार जो है टैको कोनिशी जो हैं ये व्यक्ति, इनको नियुक्त किया गया है कंट्री डायरेक्टर भारत का। और यहां पर ADB की बात करूं तो ADB का 4था सबसे बड़ा शेयर धारक है भारत, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहां पर थोड़ा सा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं को वित्त पोषण करता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो केवल एशिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके सदस्य देश हैं उनको वित्त पोषण का काम करता है। और ये वर्ल्ड बैंक के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 1966 में 9 दिसंबर 1966 को हुई थी। मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। 68 सदस्य देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और इस समय जो है मोशंगा आशाकावा इसके जो हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स के अंदर। अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ, या मैं कहूं इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जो है, इसके पूर्व जो अध्यक्ष थे अनिल धमसाना जी, उनको बना दिया गया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का चीफ 2 साल के लिए। देखिए NTRO जो संस्था है उसका काम क्या है, जितनी भी भूस्थानिक तस्वीरें और सैटेलाइट इमेजेस हैं, सैटेलाइट जितनी भी इमेजेस लेता है हमारी अर्थ की, हमारे इंडिया की, एग्रीकल्चर से संबंधित, मौसम से संबंधित या कोई भी सर्वे वगैरह से संबंधित, उन सभी का जो काम करता है वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। और ये इसरो के साथ मिलकर इस पर काम करता है। और अनिल धमसाना जी को इसका हेड बना दिया गया है, इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। इससे पहले जो हमारी इन्वेस्टिगेशन संस्था है रो, इसके भी चीफ अनिल धमसाना जी रह चुके हैं। इसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ न्यूज, और ये बड़ी ही शानदार न्यूज है। मैं आपको बता दूं, हमारा नया संसद भवन आजादी के बाद बनने जा रहा है। एक संसद भवन जिसमें वर्तमान संसद लगती है, जिसमें हमारा संविधान बनाया गया था, लेकिन अब नई संसद भवन बनने जा रहा है, पहले वाले संसद भवन से भी बड़ा। और टाटा
जो कंपनी है, इसको नए संसद भवन का ठेका मिला है और इस ठेके के लिए इसने एल&टी को मात दी है। एल&टी को पीछे छोड़ते हुए इसने 821.90 करोड़ रुपए में टाटा ने ये नए हमारे संसद भवन का ठेका ले लिया। नया संसद भवन जो है पुराने वाले संसद भवन के पास ही बनेगा, बिल्कुल पास ही बनेगा, और ये इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में बनेगा, ठीक है। और ये उसकी तुलना में पहले से बड़ा, यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका डिजाइन है, पिछले साल ही इसका डिजाइन तैयार हो गया था। और इसके अंदर अगर दोनों सदन संयुक्त बैठक में एक साथ बैठते हैं, देखिए जब दोनों सदन अलग अलग किसी बिल पर या किसी विधेयक के ऊपर एक मत नहीं होते तो आप लोगों की संयुक्त एक बैठक करवाई जाती है, और संयुक्त बैठक के समय दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। तो अभी हमारे वर्तमान संसद के अंदर इतनी बड़ी जगह नहीं है कि दोनों सदनों की एक साथ संयुक्त बैठक करवाई जा सके। तो यहां पर जो नया भवन बनेगा उसके अंदर 1224 सदस्यों को बैठने का जो है जगह होगी, और ये पहले वाले हमारे संसद भवन की तुलना में पहले से बड़ा होगा। हमारा जो वर्तमान संसद भवन है वो एडविन लुटियन के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओहो भाई, इनकी भी कट गई क्या सैलरी? बड़े दिनों से डिमांड कर रही थी, चलो कुछ तो अच्छा किया इन्होंने, इतनी मोटी मोटी ये सैलरी लेते हैं देश सेवा के नाम पर, तो चलो कोई बात नहीं, 30% सैलरी इन्होंने अपनी काट दी है। कौन है ये? लोकसभा के सांसद, लोकसभा के जो एमपी हैं, इन्होंने 30% सैलरी में अपनी कटौती का बिल जो है पारित कर दिया है, और ये कोरोना महामारी के चलते ये बिल पारित किया है। जो हमारे एमपीएन की 30% सैलरी को कट करके जो कोरोना महामारी है उसके अंदर दिया जाएगा, और इसके लिए जो है वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के अंदर संशोधन किया गया है। हालांकि ये इससे पहले अध्यादेश के रूप में 6 अप्रैल को पारित किया जा चुका था, मतलब ये लागू पीछे से ही है। अध्यादेश जो होता है उसके द्वारा किसी भी बिल को जब संसद सत्र में नहीं होती उस समय जो है लागू कर दिया जाता है। तो अध्यादेश जो हमारा आर्टिकल 123 है इसके द्वारा पहले से इसको लागू कर दिया गया था 6 अप्रैल को, और अभी इसे जो है संसद का जो सत्र चल रहा है वर्तमान सत्र, इसके अंदर पारित भी कर दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज देख लेते हैं, कुछ खेल की बात कर लेते हैं। तो लियोनेल मेसी, भाई कौन नहीं जानता इनको, जो फुटबॉल खेलता है वो इस व्यक्ति को जरूर जानता है, बड़ा ही शानदार खिलाड़ी है। लियोनेल मेसी जो है वो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए, सबसे अमीर, सबसे पैसे वाले फुटबॉलर। वैसे आज के दिन में स्पोर्ट्स में इतना पैसा है कि मैं तो कहता हूं सारा कुछ छोड़ के, पढ़ाई वढ़ाई, मेरी उम्र तो निकल गई, सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के यार खेलो, खूब खेलो। खेल में देखो कितना पैसा है। लियोनेल मेसी जो है 927.5 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं, दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी। और इनके बाद दूसरे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। मेसी साहब जो हैं हमारे अर्जेंटीना के हैं और रोनाल्डो साहब पुर्तगाल के हैं। ये दोनों दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं। इनके पास भी लगभग $861 की अकूत संपत्ति है। और जो आपको मैं बता दूं कि फोर्ब्स मैगजीन जो है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची भी निकालती है, दुनिया के सबसे अमीर फिल्म स्टार की सूची भी निकालती है, दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की सूची भी निकालती है। तो इस बार है लियोनेल मेसी सबसे अमीर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिमोना हैलेप। सिमोना हैलेप, नाम कितना प्यारा है, सिमोना हैलेप। सिमोना हैलेप ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीत लिया है। तो ये देखिए सिमोना हैलेप जी हैं, इन्होंने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? रोमानिया देश से ये बिलोंग करती हैं। इसके बाद अगर ये जो इन्होंने इटालियन टेनिस टूर्नामेंट जीता, इसके बाद ये 27 सितंबर को होने वाला जो ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन, उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं। देखिए हमारे 4 मेन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, इंग्लिश ओपन और आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो फ्रेंच ओपन के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस समय यूएस ओपन भी चल रहा है, उसके लिए मैं ये जितने भी एक बार पूरे हो जाएंगे तो मैं जितने भी बैडमिंटन के जितने भी आपके टूर्नामेंट है सबका एक वीडियो अलग से बना दूंगा। और इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर ये मुकाबला अपने नाम किया है। सिमोना हैलेप, याद कर लेना, इटालियन ओपन इन्होंने जीता है। इसके बाद वाह भाई वाह, एक और महिला खिलाड़ी, जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है इन्होंने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजोरंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। और मैं आपको बता दूं, तीसरा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये पहली एशियाई खिलाड़ी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो।
कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, अभी मैंने पहले बताया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपका एक जो ये खेल रही है यूएस ओपन। तो 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एशिया की पहली खिलाड़ी हैं ये नाओमी ओसाका। 22 साल की सिर्फ हैं ये, तो यंगस्टर हैं और अब ये इन्होंने टूर्नामेंट जीत लिया है और ये इसके साथ ही तीसरे नंबर पर आ गई हैं जो रैंकिंग के अंदर, खिलाड़ियों की सूची के अंदर बैडमिंटन की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भाई काफ़ी डूबी हुई है। अर्थव्यवस्था के तो कहने ही क्या क्या बताऊं, काफ़ी बुरी हालात, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर के ऊपर है। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इसी बीच अर्थव्यवस्था में थोड़ी राहत की बात आई। एमएसपी काफ़ी चर्चा में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1965 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए, किसानों को एक रेट की गारंटी देने के लिए। और 21 सितंबर को जो रबी की फसलें, अभी हमारी आने वाली जो रबी की फसलें जो हैं सर्दियों के शुरुआत में जो बोई जाती हैं और सर्दियों के एंड में जो काटी जाती हैं, उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें आपका गेहूं आता है, इसके अलावा आप लोगों का चना वगैरह आता है, सरसों वगैरह आती है, ये सारे आप लोगों के रबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं। तो रबी क्रॉप्स जो हैं इनके अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। और सबसे पहले गेहूं जो है मेन, भारत की सबसे बड़ी जो रबी क्रॉप है वो गेहूं है। जैसे सबसे बड़ी खरीफ क्रॉप की बात करें तो चावल है, सबसे बड़ी रबी क्रॉप कौन सी है? गेहूं। और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है भारत सरकार ने। इसके अलावा चना, सरसों, केसर, मसूर आदि में भी जो है बढ़ोतरी की है। आप देखें यहाँ पर चने में 3%, सरसों में 7%, जौ पर 5.7% की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। आपको यहाँ पर एमएसपी के बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है क्योंकि काफी चर्चा में एमएसपी। पहली बात तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एमएसपी कौन तय करता है? ये काफी बार क्वेश्चन आया। एमएसपी को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये तय करता है और भारतीय खाद्य निगम का काम है फसलों की खरीद करना डायरेक्ट किसानों से। एक चीज और बता दूं, 2006 में एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंतर्गत यह सिफारिश की गई थी कि जो भी किसान की लागत होगी, उत्पादन लागत होगी, उसका लगभग 50% से ज्यादा जो है एमएसपी होना चाहिए। तो ये एमएसपी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एशियाई विकास बैंक, अभी भी बात हुई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट आने की उम्मीद। पहले ही गिरी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था और कितना गिराओगे भाई, टेंशन मत दो, हम भी अर्थव्यवस्था के पार्ट हैं। तो पहले ही, इससे पहले कोरोना से पहले 4 महीने पहले जो है इस बैंक ने 4% की गिरावट का अनुमान लगाया था और अब ये बढ़ाकर 9% की गिरावट है। इससे पहले भारत की जीडीपी जो है पिछले तिमाही के अंदर 23.9% ऑलरेडी गिर चुकी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एडीबी ने यह कहा है कि ये गिरावट स्थायी नहीं है। जैसे ही कोरोना खत्म होता है उसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8% की गति से बढ़ेगी। तो हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में क्रिटिसिज्म करने वालों, ये अस्थायी गिरावट है ना कि स्थायी गिरावट है। भाई कोरोना है, उत्पादन हो ही नहीं रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चने के लिए, ठीक है, और इसीलिए गिरावट आ रही है। कोरोना के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को मिला 116वां स्थान। तो इस बार भारत को ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116वां स्थान मिला है और भारत का जो स्कोर रहा है 0.49%। देखिए पिछली बार 0.44% था, इस बार सुधार हुआ है और 174 देशों की सूची में भारत का 116वां स्थान है। पिछली बार 115वां स्थान था। अब आप कहेंगे सुधार कैसे हुआ यार, पिछली बार तो 115वां था, इस बार 116वां है, तो ये तो गिरा है। नहीं बेटा, आप देखें पिछली बार 174 देशों में से था, इस बार 157 देशों में से है। तो इस बार जो है हम पहले की तुलना में सुधरे हुए हैं, पहले की तुलना में जो है ज़्यादा अच्छा स्कोर है। और इसमें यह कहा गया है कि भारत के अंदर जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, वो अपनी स्वास्थ्य और शिक्षा जो है उस कैपेसिटी का केवल 56% ही यूज़ कर पाते हैं। अगर इसको 100% वो यूज़ करें तो सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो अपना केवल 56% का ही यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। अगली अर्थव्यवस्था से संबंधित न्यूज, सिंगापुर यूनिवर्सिटी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी ने 17 सितंबर को जारी की स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी
हमारी वर्तमान सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी भारत में बनाने की बात की थी। 2014 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था और अभी स्मार्ट सिटी वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी जगह स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं। तो इस स्मार्ट सिटी इंडेक्स को जारी किया गया। अभी अगर मैं पहले बात करूं दुनिया के 10 जो स्मार्ट सिटीज का रैंक है उसमें सिंगापुर नंबर 1 है, हेलेंस्की दूसरे स्थान पर, ज्यूरिख तीसरे स्थान पर, ऑकलैंड और फिर उसके बाद ओस्लो, ठीक है। उसके बाद कोपेनहेगन, जिनेवा, ताइपेई सिटी, एम्स्टर्डम और न्यूयॉर्क, ये दुनिया की 10 टॉप स्मार्ट सिटी घोषित की गई हैं। इंडिया की बात करूं तो यहां पर सबसे अच्छा रैंक मिला है हैदराबाद ओवरऑल, जिसको 85वें नंबर पर है, लेकिन इंडिया में सबसे अच्छा रैंक उसके बाद नई दिल्ली 86, मुंबई 93 और बेंगलुरु 95। पिछले साल की तुलना में ये रैंक गिरा है, देखिए -18, यानी कि हैदराबाद, अगर मैं पिछली बार बात करूं तो पिछली बार 67वें नंबर पर था हैदराबाद, इस बार 85वें नंबर पर आ चुका है, 18 रैंक गिरा है। यहां पर दिल्ली की बात करें, इसका भी 18 रैंक गिरा है, 15 रैंक मुंबई का गिरा है, 16 रैंक बेंगलुरु का गिरा है। तो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है, इसके बाद कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल, भारत से बाहर चलते हैं और ये काफी चर्चा में, इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाला अब्राहम अकॉर्ड। देखो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है अब्राहम अकॉर्ड क्या है, तो अब्राहम अकॉर्ड एक शांति समझौता है, शांति समझौता है जो किस किस के बीच में हुआ है, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच में। आपको मैं बताऊं इन दोनों देशों और बहुत सारे जो अरब देश हैं उनका बहरीन के साथ राजनयिक संबंध बहुत सालों से, पिछले कई सालों से नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में बहरीन ने और यूएई ने अपने संबंध बहाल कर लिए हैं और इसकी जो मध्यस्थता की है वो इस आदमी ने की है। पूरी दुनिया जानती है गोलू मोलू सा है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को इसी के लिए इस बार जो है नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। और ये जो समझौता व्हाइट हाउस में संपन्न हुआ और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला तीफ बिन राशिद अल जयानी मौजूद थे। और इससे पहले मैं बता दूं, दो देश मिस्र 1979 के अंदर और जॉर्डन 1994 में जो है अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर चुके हैं। उनके संबंध पहले से इजराइल के साथ बहाल हो चुके हैं और अब यूएई और बहरीन ने भी ये संबंध बहाल कर लिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, योशिहिदे सुगा ये होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री। शिंजो एबे जी ने अभी पीछे स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया, इससे पहले शिंजो एबे जापान के प्रधानमंत्री थे। और योशिहिदे सुगा जो हैं वो शिंजो एबे के करीबी ही बताए जा रहे हैं। उन्होंने खुद से पोस्ट छोड़ी है, किसी जो है हार नहीं हुई है उनकी, कहीं आप समझे चुनाव में हार होगी स्वास्थ्य कारणों से। और इनको जो है 377 जो है वोट मिले हैं, 534 की संसद है जापान की और इनकी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो योशिहिदे सुगा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। इसके बाद बढ़ते हैं, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी कि इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो यूएनओ की जो 5 सब्सिडरीज हैं उनमें से एक है, सुरक्षा परिषद है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ऐसे ही नेशनल इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल महासभा भी है, ऐसी नेशनल इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल यूएनओ की जो 5 सब्सिडरी संस्थाएं उनमें से एक है। और इसका काम है दुनिया भर में जो है आर्थिक और सामाजिक संबंधों की स्थापना करना। और इसकी जो महिला परिषद है उसका सदस्य भारत को बनाया गया है। भारत ने अफगानिस्तान और चीन इन दोनों देशों को बीट करते हुए सदस्यता ली है। चीन इसका तगड़ा दावेदार था, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने सदस्यता ग्रहण की है। तो एक और अच्छी बात कि भारत यूएनओ की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसकी जो महिला परिषद है उसके अंदर सीट प्राप्त कर चुका है, उसका सदस्य चुना गया है। 2021 से 2025 तक ये इसका सदस्य बना रहेगा। पीपल इन न्यूज, कुछ लोग, महत्वपूर्ण लोग जो इस समय चर्चा में हैं, और उनमें सबसे पहले बात करते हैं हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल यार काफी न्यूज में थी मैडम, और ये जो है
हरसिमरत कौर बादल जी सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है, जो हमारे पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री, और जो प्रकाश सिंह बादल है उनकी पुत्र वधू हैं। और इन्होंने किसानों से जुड़े अभी सरकार ने जो 3 बिल पारित किए हैं, काफी चर्चा में है। इसमें एक है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन बिल, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण बिल, और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। इन तीनों बिलों के विरोध में इन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिए। ये हमारी इस समय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री थी, यानी कि यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, और इन्होंने इस बिल के विरोध में ये इस्तीफा दे दिया है। वैसे देखो हर जगह राजनीति है। जब ये अध्यादेश के रूप में 4 महीने पहले ये बिल आया, तब हरसिमरत कौर बादल इसके पक्ष में थी, पूरा बिल इन्होंने तैयार करवाया, साथ बैठी कैबिनेट की मीटिंग में। लेकिन ये लागू होने के बाद जब पंजाब के किसानों ने विरोध किया और इनको लगा पहले ही हमारी सरकार नहीं है, वहाँ पे तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पहले हम हार चुके हैं पिछले चुनावों के अंदर, और इस बार किसानों के विरोध के कारण फिर हार जाएंगे, तो इन्होंने फौरन जो है पल्ला झाड़ लिया केंद्र सरकार से, पूरी राजनीति करते हुए इन्होंने। और अब ये मंत्री नहीं है। मैं बता दूं कि इनका जो इस्तीफा है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार कर लिया अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 75 में ही ये लिखा हुआ है कि जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, और इस्तीफा भी वहीं पर लिखा हुआ है। वीमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, अब महिला सशक्तिकरण, भारत पीछे नहीं है विमेन एम्पावरमेंट के अंदर। हमारे यहाँ पायलट हैं, पायलट की बात करें, हवाई जहाज उड़ा रही हैं महिलाएं, उड़ा रही हैं ट्रेन महिलाएं चला रही हैं, मेट्रो महिलाएं चला रही हैं, बड़े बड़े पदों पर महिलाएं बैठी हैं। और इसी में एक क्रम आगे जुड़ गया है कुमुदनी त्यागी और लेफ्टिनेंट रीति सिंह का। ये दोनों भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली महिलाएं अफसर हैं जो वॉरशिप के ऊपर तैनात होंगी। जैसे हमारा आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विराट है, जो वॉरशिप होते हैं इनके ऊपर तैनात होने वाली पहली महिलाएं हैं। और ये महिलाएं दोनों टेक्नीशियन हैं और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑब्जर्वर के पद पर जो हैं ये तैनात होंगी, जिनका काम होता है वॉरशिप के ऊपर जो एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं उनका पूरा ध्यान वगैरह रखना। तो ये दोनों महिलाएं जो हैं तैनात होंगी। तो एक बार फिर महिलाओं के लिए जय जयकार, उनके सशक्तिकरण के लिए शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत, सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। नए आंकड़े 8,850 मीटर बताते हैं। नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट, और इसके शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाला व्यक्ति नेपाल का रीता शेरपा, इनका निधन हो गया है। इन्हें स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए के नाम से भी जाना जाता था। भाई बिल्कुल जाना जाएगा। 10 बार ये आदमी बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया है, लेकिन अब इनकी मृत्यु हो गई है। तो बहुत दुख जो है रीता शेरपा के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज। लास्ट में जो पिछले वीक में आप लोगों के 15 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में इंपॉर्टेंट डेज आए हैं, उनको भी मैं फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले हमारा आता है इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे जो है 15 सितंबर को एस विश्वेश्वरैया, जो हमारे भारत के महान इंजीनियर थे, इनके नाम पर मनाया जाता है। और जो हमारे एस विश्वेश्वरैया है, इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1955 में। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आता है। पहला लोकतंत्र दिवस 2008 को मनाया गया था। डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ओजोन को अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला ओजोन दिवस जो है 1995 में मनाया गया था। ओजोन परत जो है समताप मंडल के अंदर आती है। 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो जो हमारे रोगी हैं उनकी देखरेख करने के लिए, जागरूकता जगाने के लिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को 2019 में पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 21 सितंबर को यहां पर 2 दिवस बताए गए हैं। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर एक भूलने की बीमारी होती है जिसमें धीरे धीरे आदमी का जो है दिमाग काम करने बनना बंद कर देता है, आदमी पहचानना बंद कर देता है। तो ये भी 21 सितंबर को। और 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस। राइनो मतलब गैंडा। विश्व गैंडा दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया में 5 गैंडे की प्रजातियां मिलती हैं और केवल एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में गैंडा पाया जाता है। तो इस गैंडे को बचाने के लिए जो है विश्व गैंडा दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये इस बार के करंट अफेयर थे। आई होप सो आपको पसंद आया होगा यार। और पसंद आया ना
तो प्लीज़ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आगे ऐसे ही शानदार करंट अफेयर आप लोगों को मिलते रहें। अगली सीरीज में फिर एक सप्ताह बाद मिलता हूं, क्योंकि मैं वीकली करंट अफेयर पढ़ाता हूं। डेली एक एक डेढ़ घंटा आप लोग पढ़ेंगे, बाकी चीजें कब पढ़ेंगे? एक सप्ताह में एक बार पढ़ लिया करो। आधे पौने घंटे का वीडियो होता है, क्विक रिकैप के साथ फटाफट आप लोगों को मैं करंट अफेयर देता हूं। तो फिर से 24 से और 30 सितंबर तक का करंट अफेयर का वीडियो आगे फिर देखने के लिए तैयार रहें। जब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, ध्यान रखें, कोरोना में अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।